देयर इज समथिंग टू टेल यू। तो अगर मैं आपसे इस सेंटेंस का मीनिंग पूछूं कि देयर इज समथिंग टू टेल यू, तो यहाँ पे देयर का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं? क्या आप इसका मीनिंग ये निकाल रहे हैं कि वहाँ कुछ है आपको बताने के लिए? और एक एग्जाम्पल और, देयर इज नथिंग टू टेल यू, कि वहाँ कुछ नहीं आपको बताने के लिए। अगर आपको इसका मीनिंग ये लग रहा है तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली मीनिंग आपको पता चलेगा आज की क्लास में। अगले एग्जाम्पल हमारे पास है, आई विल मीट यू देयर, आई मीट यू देयर। क्या इसका मीनिंग आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे मिलूंगा आपसे? तो बिल्कुल सही लग रहा है कि इसका मीनिंग बिल्कुल यही है कि आई विल मीट यू देयर, मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ है, बिल्कुल है। ऊपर वाले में है या नहीं है वो तुम वीडियो के बीच में देखेंगे। अगला वीडियो आपके पास, अगला एग्जाम्पल है, नॉट वीडियो। वी वेंट देयर, हम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ सही है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में देयर का मतलब वहाँ है, बट ऊपर जो आप देयर देख रहे हैं, देयर इज और देयर इज, इन देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा क्यों? आज हम यही सीखने वाले हैं। सो हाय देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अमन कुमार। और आज के वीडियो में सीखने वाले हैं द यूज़ ऑफ देयर। इससे पहले आपने देयर का यूज़ न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, बट आज के वीडियो में ट्रस्ट मी कुछ नया मिलेगा और इसके एक्चुअल यूज़ आपको पता चलेगा। तो बस वीडियो के साथ बने रहे टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि इस टॉपिक को इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोला जाता है, या तो इसको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है, या तो इसको फॉल्स सब्जेक्ट बोले जाते हैं। इन तीनों में से किसी भी नाम से इसको आप ट्रीट करिए, टॉपिक एक ही है। इसमें बेसिकली दो वर्ड्स आते हैं, एक आपका इट का यूज़ आता है और एक आपका देयर का यूज़ आता है। तो इट के ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, सो मेक श्योर वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वन। और आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं देयर का यूज़, राइट है। तो जैसे कि मैंने आपको जब इट का यूज़ सिखाया था लास्ट टाइम वीडियो में, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको सबसे पहले दिया था। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो पहले इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों, दो एग्जाम्पल ऊपर है, दो एग्जाम्पल नीचे, दोनों का मीनिंग समझते हैं, एंड देन विल स्टार्ट लर्निंग द यूज ऑफ देयर इन अ प्रिसाइज मैनर। सो हियर वी गो। पहले एग्जाम्पल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर इज समथिंग टू टेल यू। तो अगर मैं आपसे इस सेंटेंस का मीनिंग पूछूं कि देयर इज समथिंग टू टेल यू, तो यहाँ पे देयर का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं? क्या आप इसका मीनिंग ये निकाल रहे हैं कि वहाँ कुछ है आपको बताने के लिए? और एक एग्जाम्पल और, देयर इज नथिंग टू टेल यू, कि वहाँ कुछ नहीं आपको बताने के लिए। अगर आपको इसका मीनिंग ये लग रहा है तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली मीनिंग आपको पता चलेगा आज की क्लास में। अगले एग्जाम्पल हमारे पास है, आई विल मीट यू देयर, आई विल मीट यू देयर। क्या इसका मीनिंग आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे मिलूंगा आपसे? तो बिल्कुल सही लग रहा है कि इसका मीनिंग बिल्कुल यही है कि आई विल मीट यू देयर, मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ है, बिल्कुल है। ऊपर वाले में है या नहीं है वो तुम वीडियो के बीच में देखेंगे। अगला वीडियो आपके पास, अगला एग्जाम्पल है, नॉट वीडियो। वी वेंट देयर, हम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ सही है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में देयर का मतलब वहाँ है, बट ऊपर जो आप देयर देख रहे हैं, देयर इज और देयर इज, इन देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा क्यों? आज हम यही सीखने वाले हैं, राइट है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, इंट्रोडक्टरी वर्ड का, डमी सब्जेक्ट का और फॉल्स सब्जेक्ट का। इससे पहले इट को हमने पढ़ लिया था, आप देयर को पढ़ रहे हैं, फाइन। तो देयर का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अक्सर हमने एग्जाम्पल देखा है कि देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, देयर इज समथिंग टू टेल यू, सर देयर इज ए क्वेश्चन इन माई माइंड, ऐसे। और आपने सेंटेंस ऐसे भी देखा होगा देयर के साथ कि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 40 चेयर्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी स्टाफ्स। तो देयर के साथ कभी कभी इज भी आ जाता है और कभी कभी आर भी आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या भाई? क्या ये देयर डिसाइड करता है कि हमारा वर्ब इज होना चाहिए या हमारा वर्ब आर होना चाहिए? बेसिकली देयर डिसाइड करता है कि हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल लगाना है। अगर ऐसा अगर आपको लग रहा है कि देयर डिसाइड करेगा कि वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, तो ऐसा नहीं है। देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। देयर को बस इंट्रोडक्टरी वर्ड बोला जाता है, जो किसी सेंटेंस में आके किसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मार्क करता है, वो किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। और जो आप वर्ब लगाते हो, इधर यू यूज सिंगुलर वर्ब और यू यूज प्लूरल वर्ब, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अपकमिंग
सब्जेक्ट नॉट दिस पर्टिकुलर वर्ड। यानी कि देयर कभी भी डिफाइन नहीं करेगा कि आपका वर्ब हेल्प सिंगुलर आने वाला है या प्लूरल आने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या यूज है इसका, बढ़ते हैं। आई गेस बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, सो स्टार्ट करते हैं फाइनली। फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you the reason why we use there, especially in terms of these kind of sentences। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पे देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, यूज करते क्यों है भाई? सो एज यू कैन लुक एट ऑन द बोर्ड राइट नाउ, मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है कि हम इसका यूज करते क्यों हैं बेसिकली। सो वी यूज देयर टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस और टू टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ समवन और समथिंग। इसका मतलब क्या है? यानी कि जब आपको किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का प्रेजेंस बताना है, प्रेजेंस मतलब होना, किसी का होना, या उसका एग्जिस्टेंस बताना है। प्रेजेंस बोलूँ या एग्जिस्टेंस बोलूँ, बोथ वर्ड हैव द सेम मीनिंग, दोनों वर्ड का सेम मीनिंग है। यानी कि जब आपको किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं, उसका प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, यू गॉट टू मार्क देयर एज एन इंट्रोडक्टिव वर्ड, और यू कैन कॉल इट और कंसिडर इट फॉल्स सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट। आई होप कि अब आपको उसका यूज समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं द वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय द सब्जेक्ट और बाय एनीथिंग इन ए सेंटेंस। सो वो डिटरमाइन किस पर होता है? क्या वो देयर डिफाइन करता है, मतलब कि देयर हेल्प करता है वर्ब लगाने के लिए, या फिर कुछ और है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ये किसी वर्ब को हेल्प नहीं करता, ये किसी भी वर्ब के बेस पे नहीं आते हैं। बेसिकली जो वर्ब आप लगाते हैं, मतलब कि मेन वर्ब लगाते हैं, वो आने वाला सब्जेक्ट तय करता है। देयर तय नहीं करेगा कि मुझे सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा, देयर इज समथिंग, तो देयर जो है ये भाई एक डमी सब्जेक्ट है जो फॉल्स होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको इंट्रोडक्टरी वर्ड इसलिए तो बोला जा रहा है कि ये इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आ रहा है। ये किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है? किसी सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट या तो लिविंग बीइंग या तो नॉन लिविंग बीइंग, तो समथिंग तो ऑफ कोर्स नॉन लिविंग बीइंग है ना। तो ये जो आप देख रहे हो इज, ये आया है हमारा इस सब्जेक्ट के कारण, ना कि देयर के कारण। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही कहानी है कि देयर ने डिटरमाइन नहीं करा कि इज आएगा या आर आएगा, ये इज नथिंग ने डिटरमाइन करा कि इज आएगा या आर आएगा। तो सिंस नथिंग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इज। फाइन, तो ये तो हो गया सिंगुलर। लेकिन आपने सेंटेंस ऐसे भी देखा, जब बेसिकली व्हेन समबडी आस्क्स यू अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, देन हाउ डू यू आंसर? यू ऑलवेज से ना कि देयर आर 4 members, there are 4 members in my family। तो ये जब आर देख रहे हो, क्या ये आर देयर के कारण आया है? ना, बिल्कुल नहीं। ये जो आर आया है ये इस 4 मेंबर्स के लिए आया है। आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे देयर नहीं है। देयर तो बस इंट्रोड्यूस करवा रहा है। किसको करवा रहा है? अपकमिंग सब्जेक्ट को। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेन 4 मेंबर्स हैं। तो 4 मेंबर्स तो सिंगुलर है प्लूरल है, ये बताएं? ऑफ कोर्स प्लूरल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आर का यूज करा है। और अगर ये 4 मेंबर्स ना होकर के, जैसे कि यहाँ पे समथिंग है, ये सिंगुलर था इसलिए मैंने इसके साथ इज का यूज करा। ये प्लूरल है इसलिए आपने यहाँ पे आर का यूज करा। क्लियर है? फिर से ये सिंगुलर है, फिर से आपने ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा दिया। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा दिया। तो अब तक हमने समझा कि देयर एक्चुअल में होता क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड कहा जाता है। इसका यूज करते क्या है, क्यों करते हैं? टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस और द प्रेजेंस ऑफ समवन और समथिंग, राइट। और ये जो वर्ब आता है वो डिफाइन करेगा, अपकमिंग सब्जेक्ट डिफाइन करेगा। अब सब्जेक्ट या तो 2 टर्म में होते हैं, या तो वो मतलब कि लिविंग बीइंग या तो नॉन लिविंग बीइंग। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको और इजी से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सपोज कि मुझे बताना है किसी का एग्जिस्टेंस। लेट्स सपोज कि मुझे बताना है कि डाउट है, या फिर मुझे बोलना है सवाल है। तो अगर मान लो मैंने देयर ना लगा करके मैंने बोला सवाल है, तो सवाल का इंग्लिश तो होता है क्वेश्चन, राइट है। अब देखना, मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने देर नहीं लगाया तो सेंटेंस के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। अगर मानो कि मुझे देर नहीं आता एक पल के लिए, तो मैंने बोला एक सवाल है, तो आप क्या बोलोगे? सवाल का इंग्लिश हो गया क्वेश्चन। और एक सवाल के लिए आप ज़्यादा दिमाग लगा के आर्टिकल एक एंट्री करवा दोगे, आप क्वेश्चन, और ये है, ये प्रेजेंट में है ना, तो आपने इसके साथ लगाया क्योंकि क्वेश्चन सिंगुलर है, और आप कहोगे आप क्वेश्चन वॉज, और आप लगा दोगे फुल स्टॉप। क्या ये सेंटेंस सही है? कभी सेंटेंस बोला है ऐसा क्वेश्चन इज? तो भाई इसी जगह पे अब देयर की एंट्री होती है। क्यों होगी एंट्री? क्योंकि याद करो मैंने आपको इट वाले क्लास में बताया था कि अगर इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं आए तो सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा
हिला हुआ रहेगा, डैमेज रहेगा, एक लय में नहीं रहेगा, एक फ्लो में नहीं रहेगा, एक मैनर में नहीं रहेगा। और मैनर में नहीं रहेगा तो सेंटेंस के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। सेंटेंस को प्रेसाइज बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हमें इंट्रोडक्टिव वर्ड की नीड पड़ती है, ताकि इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को हम बरकरार रखें, मेंटेन करके रखें, ताकि सेंटेंस अच्छे से मीनिंग दे। राइट है। अब यहाँ पे आएगा, अब देयर लगाए सबसे पहले। अब मुझे लगाना है कि देयर, अब ये जो वर्ब आएगा, अब इसका रूल भी बड़ा, इसका रूल क्या है, सबसे पहले आप लगाओगे वर्ब, और ये जो वर्ब है ये वर्ब तय करेगा आने वाला सब्जेक्ट। तो आपने बोला देयर इज, अब क्वेश्चन है कि वर्ब लगाऊं कहाँ दे करके, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब वो सब्जेक्ट आपके मन में है कि आप यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे। तो अब मेरे मन में चल रहा है सिंगुलर, तो मैंने बोला देयर इज अ क्वेश्चन, और आप लगाइए फुल स्टॉप। तो ये जो अ क्वेश्चन है इसके वजह से मैंने लगाया यहाँ पे इज। समझ आया। अब इसका मैं रूल बता दूं, अक्सर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसको किस रूल पे इसको ढालना, भाई सेंटेंस बनाना कैसे। सबसे पहले आप देयर का यूज करोगे, ये एरिया आपका होगा वर्ब का, ये वर्ब लगा है। वैसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरे मन में क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप देयर के साथ वर्ब लगाते निकल जाइए, देयर इज देयर आर। लेकिन मान लो आपके मन में क्लियर ही नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कंफ्यूजन होगा ना यार, वर्ब लगा कैसे दूँ, सब्जेक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा। तो इसको एक तरह से ब्लैंक रखो। अब आगे अपना देखो आप सब्जेक्ट क्या लगा रहे हो। आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो लगाओगे, देयर हो गया, वर्ब हो गया, एक तरह के भूल जाना एक पल के लिए, आप सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद अदर वर्ड्स हैं तो वो लगा देना। ठीक है। तो अब मान लेता हूँ कि मुझे तो मालूम है, या फिर नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मन में सब्जेक्ट जो आ रहा है सिंगुलर आ रहा है प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं वर्ब लगा नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं होल्ड करके चलता हूँ एक पल के लिए, मान लो। ठीक है। अब मैं बोलूँगा देयर, अब मेरा सब्जेक्ट है, मान लो मुझे बोलना है 4 लोगों के बारे में, कि मेरे मन में 4 लोगों के बारे में बात करना है, कि मेरे क्लास में, मेरे घर पे 4 लोग हैं। मैं बोलूँगा देयर डैश 4 पीपल एट माई होम। अब ये मैंने ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगाऊं, ऑफ कोर्स मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे 4 पीपल हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज ऑफ कोर्स आर, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट हियर। सो आई वुड बी सेइंग देयर आर 4 पीपल एट माई होम। समझ आया। सर इंग्लिश में 2 ऐसे सेंटेंस हैं जो अक्सर मुझे कंफ्यूज करते हैं। इंग्लिश में 2 ऐसे सेंटेंस हैं जो मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जब मैं स्टेटमेंट आपको दिखाया, बोला मैंने आपके आगे, मैं उस सेंटेंस का एग्जिस्टेंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। समझ आ रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है मेरे लाइफ में, इसका प्रेजेंस है मेरे लाइफ में। समझ आ रहा है सभी को, अर्पित और ये सो नाउ आ रहा है। जब मैंने बोला कि इंग्लिश में 2 ऐसे सेंटेंस हैं जो मेरे को हमेशा कंफ्यूज कर देता है यार, तो ये सेंटेंस बोल के मैं आपको ये जताना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है मेरे लाइफ में और ये मुझे कंफ्यूज कर देती है यार। ये क्लियर है। इसीलिए इसको इंट्रोडक्टिव वर्ड बोला जा रहा है, क्योंकि मैं किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किसी का प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ। इतना तो क्लियर है। अब मुझे बोलना है कि 2 सवाल है, 2 सेंटेंस है, बेसिकली मुझे ये बोलना था 2 सेंटेंस है इंग्लिश में जो मुझे कंफ्यूज करते हैं। मेरा सेंटेंस अब देयर से स्टार्ट होगा, मैंने ले लिया देयर। अब फिर से वही कहानी कि मुझे यार पता नहीं चल रहा वर्ब लगाऊं कौन सा लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं प्लूरल लगाऊं। तो एक पल के लिए इसको ब्लैंक रखता हूँ, डैश कर देता हूँ। देयर डैश 2 सेंटेंसेस फाइन इन इंग्लिश विच कंफ्यूज मी ऑल द टाइम। यार हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। अब मैं ब्लैंक पे आता हूँ, तो मैंने सेंटेंस में क्या बोला, 2 सेंटेंसेस, देयर डैश 2 सेंटेंसेस इन इंग्लिश विच कंफ्यूज मी ऑल द टाइम, हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। तो मेरे सेंटेंस में 2 सेंटेंस थे ना। सो व्हाट वर्ब शुड आई यूज हियर, सिंगुलर और प्लूरल? ऑफ कोर्स प्लूरल। सो आई वुड बी सेइंग देयर आर 2 sentences in English which confuse me all the time। समझ आ रहा है क्या? मैंने आपको दिखा दिया कि इसका यूज कर क्यों रहे, एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। और इसके स्ट्रक्चर क्या यूज हो रहा है, पहले देयर, फिर वर्ब लगाइए, देन सब्जेक्ट लगाइए, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स लगा दीजिए। ठीक है। जैसे आप मेरे को बोलो सर आर यू डन विद द टॉपिक, टॉपिक हो गया क्या? नहीं भाई, बहुत कुछ है आपको पढ़ाने के लिए। देयर इज मच मोर, या फिर देयर आर मैनी थिंग्स टू टीच यू, देयर आर मैनी थिंग्स टू टीच यू। तो ये सेंटेंस बोल के आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो आपने सवाल करा कि सर टॉपिक हो गया क्या, मैं कह रहा हूँ भाई टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए। तो उस बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जिस्टेंस। मैं उनको बता रहा हूँ अभी एग्जिस्ट करती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें का प्रेजेंस है अभी। तो मैं क्या बोलूँगा, देयर आर मैनी थिंग्स टू टीच यू नाउ। आ रहा समझ क्या? एक एग्जाम्पल और ट्राई करें, पूछूँ मैं आपसे या खुद ही बता देंगे आप? ट्राई करो। लेट्स सपोज मैंने बोला, बस एग्जाम्पल है, डू नॉट टेक इट सीरियसली। मुझे बोलना एक लड़की है, एक लड़की है यार,
अगर मुझे देयर ना आए तो मैं कैसे बनाऊंगा इंग्लिश? एक की इंग्लिश आ होती है, लड़की की इंग्लिश गर्ल होती है, और वो कल तो नहीं थी लेकिन हाँ अभी है। सो अ गर्ल इज इन माई लाइफ। मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक लड़की है मेरी लाइफ में यार, अ गर्ल इज इन माई लाइफ। क्या ये सेंटेंस सही है? नॉट एट ऑल, ये पूरी तरीके से गलत है भाई। ये सेंटेंस के मतलब कि जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वही फॉलो नहीं कर रहा है, और ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, गलत है। अब यहाँ पे देयर की एंट्री होगी धमाके से। अब आप क्या बोलोगे? देयर, फिर से वही कहानी कि मुझे वर्ब का श्योर ही नहीं है, ये वर्ब क्या लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं प्लूरल लगाऊं? तो 1 मिनट के लिए मैं ब्लैंक कर देता हूँ, डैश लगा देता हूँ। देयर डैश अ गर्ल इन माई लाइफ। तो जब मैंने सेंटेंस बोला तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे एक लड़की है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल गर्ल, which verb should I use here? Of course singular verb, and that is so I'll be saying there is a girl in my life. Clear है? ऐसे बोलना। Let's suppose if I ask you sir I don't know how to speak English, so I'll be asking you the question back। मैं दोबारा आपसे उल्टा सवाल पूछूंगा, don't you have anyone to practice with? कोई है नहीं क्या आपके पास बात करने के लिए? आप बोलोगे no I don't have anyone to practice। मैं बोलूँगा यार आपके पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा भाई बहन कोलीग्स टीचर एंड ऑल, ये तो है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में, ऐसे तो बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में, लेकिन उनमें से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता मेरे साथ, इनको बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो मेरे लाइफ में बहुत लोग हैं। कोई बताएगा इसकी इंग्लिश? हाँ, इस सेंटेंस को पोजीशन केस से बोला जा सकता है। प्लीज आप एक बार पोजीशन केस को भी हटाइए, क्योंकि हम देर सीख रहे हैं, देर से ट्राई करें। By the way, there is many members in my पहला life. बात, मैनी मेंबर्स एक प्लूरल टर्म There are many members in my life, but they don't speak English, but they they don't don't practice with me actually, this is the problem। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? मैंने बोला था बहुत लोग हैं मेरे लाइफ में वैसे तो वैसे की इंग्लिश बाय द वे तो होती है, लेकिन यहाँ पे दो की एंट्री हो सकती है, दो, जिसका हिंदी होता है हालांकि। दो देर आर मैनी पीपल इन माई लाइफ यार, एट माई होम, एट माई कॉलेज, एट माई स्कूल, एट माई ट्यूशन और सम अदर प्लेसेज एज वेल, बट नन ऑफ देम स्पीक्स इन इंग्लिश यार। दो देर आर मैनी पीपल इन माई लाइफ एट माई ट्यूशन, एट माई होम, एट माई कोचिंग, एट एनीवेयर एल्स, बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी स्पीक्स इन इंग्लिश और डज प्रैक्टिस विद मी इन इंग्लिश, कि उनमें से कोई भी मुझसे इंग्लिश में बात ही नहीं करता यार। समझ आ रहा है देर की एंट्री? देर पहला बात एग्जिस्टेंस बताने के लिए, प्रेजेंस दिखाने के लिए। दूसरा बात देर को यूज़ करना कैसे है? पहले देर, देन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स अगर नीडेड है तो। हाँ, इसका यूज़ क्यों करते हैं इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि देर इज ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस और द प्रेजेंस ऑफ समवन और समथिंग। मैंने आपको नो लिविंग थिंग्स के केस में ही बता दिया, लिविंग बीइंग के केस में ही बता दिया। कैन यू गिव मी अ कपल ऑफ एग्जांपल्स गाइस? लाइक कैन यू ट्राई टू मेक सम ऑफ द there सेंटेंसेस? is no marker in the table. There is no marker in the table. So by speaking this sentence, what do you want to say? You are actually talking about the existence or the presence। कि सर किसी पेन का ना और किसी पेन का प्रेजेंस या तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कहाँ नहीं है? टेबल पे। तो आपने क्या बोला? देयर इज नो पेन, कोई पेन ही नहीं है। कहाँ नहीं है? ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, ऑन एनीवेयर एल्स। फाइन, देयर इज नो। आप जितनी बदतमीजी कर रहे हो देखो उसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिसबिहेविंग विद मी, या फिर डूइंग नॉनसेंस वर्क विद मी, मेरे साथ, या फिर नॉनसेंस टॉक विद मी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग नॉनसेंस टॉक विद मी। मेरे साथ नॉनसेंस बातें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। समझ आ रही है? आपने बहुत बार लाइफ में बोला, जब मैं बोल रहा हूँ यार कि पढ़ाई वढ़ाई करते क्यों नहीं, कोई काम करते क्यों नहीं भाई? वाई डोंट यू डू एनी वर्क एट योर होम थ्रू आउट योर डे? पूरा दिन में काम क्यों नहीं करते? सर कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो क्या बोलते हो? देयर इज नथिंग टू डू इन माई होम, इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं करने के लिए। सो बस गाइस, सो आई होप जो मुझे ऑफलाइन के जरिए देख रहे हैं क्लास में, और जो द ऑडियंस और द पीपल आर वॉचिंग मी राइट नाउ मस्ट हैव एंजॉयड और मस्ट हैव लर्नड द यूज ऑफ इंट्रोडक्टिव वर्ड। इससे पहले मैंने आपको बार बार बोला है कि इट के ऊपर मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये वीडियो तो आपका देर के ऊपर था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। और अगर अभी आपके पास कोई डाउट है, चाहे वो इट के हो, चाहे देर के हो, चाहे कोई भी टॉपिक से हो आपका इंग्लिश का, प्लीज़ कमेंट करें, उसका आंसर देने का कोशिश मैं श्योर करूँगा। और एक सेंटेंस जाते जाते आपके लिए जिसका आंसर प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करके जाइएगा। आपको बस ये बोलना है, वैसे लाइफ में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, बस इतना बोलना है। वैसे तो लाइफ में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो ये सेंटेंस है आपका, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेगा। वुड लव टू चेक आउट योर आंसर। टिल देन यस, आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो और वाइंडिंग अप द
class. So let's meet you again in another video. Till then, bye. Take care, stay safe, and yes, thank you so much, guys. Thank you.